एशियन यूनिक डिवीजन कमिश्नरी चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यहाँ पे फिलहाल सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं, है ना, आप दूरदृष्टि तक चैनल को शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाइव क्लासेज आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रयास ये है कि मंडे से पूरी तरह से स्टार्ट कर दूंगा। टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी। तो टाइमिंग की क्या होगी, प्रयास करूंगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 11th के 12th के अदर जो भी जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है वो सभी लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ज़बरदस्त दी जाएगी। तो अब तक जिन्होंने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है उन सभी के लिए जो है लाइव क्लासेस में एक सीरीज तैयार की जा रही है। उसी सीरीज के तहत मीन्स लाइव क्लासेस चलेगी। और लाइव क्लासेस में जब सीरीज कंप्लीट होगी, कहने मतलब कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर एक चीज़ हम भी वहाँ पर विद्वत समझने का प्रयास ये करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक पॉइंट को वहाँ पर हम लोग सिलेक्टेड है ना, जितने भी पॉइंट होंगे जैसे कि कुछ वीकनेस पॉइंट्स हैं उनको भी हम उस टॉपिक के साथ साथ में दूर करेंगे। मतलब कि सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को एक प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोगों की केमिस्ट्री में जबरदस्त अच्छे मार्क्स आए। मुझे उम्मीद यही कि आप लोग जो है कंटिन्यूस क्लासेस ले रहे होंगे और कंटिन्यूस आगे भी लेते रहेंगे। तो लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग सीरियस होकर पढ़िएगा। और जितने भी फर्स्ट ईयर के, और चैनल हमारा मीन्स इस चैनल पर भी दिया जा सकता है और दूसरा चैनल जो है ना, तो आप जैसे सर्च करेंगे एशियन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला या अपना क्लास केमिस्ट्री वाला, तो आपको यूट्यूब पर ऐसे ही मिल जाएगा। तो आपको सीरियल वाइज अगर 2-3 चैनल मिले हैं तो आप किसी चैनल पर देख लीजिएगा। लाइव क्लासेस दोनों चैनल पर चलेगा। तो इसलिए मैं आपको इसलिए यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आप दोनों चैनल में से किसी भी चैनल पर लाइव पर जाइएगा वहाँ पर, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीरियस होकर पढ़ते हैं हम लोग कंटिन्यूस से। हम लोग टॉपिक हम लोग का क्या चल रहा था, एक मास्टर क्लास में चल रहा था। मास्टर क्लास का मतलब होता है रिवीजन चल रहा था। रिवीजन का मतलब आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है, मतलब कि मंडे को टेस्ट है आप लोगों का। हार्डियन से रिलेटेड टॉपिक से हार्डियन चैप्टर का टेस्ट होना है। तो हार्डियन से पॉइंट्स से जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को विद्वत सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन फिर भी जो है मास्टर क्लास का मतलब ये हो गया कि हम सभी चैप्टर के सिलेक्टेड टॉपिक जो है जहाँ पर लगता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के लिए, तो यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं मास्टर क्लासेज में आप लोगों के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार जल्दी से हम लोग सबसे इंजर्ड से देख लेते हैं। ये जो हार्डियन की बात चल रही थी, तो हार्डियन के जो हार्डियन चैप्टर है, तो हार्डियन चैप्टर के बारे में आपको विद्वत समझाया गया था कि हार्डियन क्या होता है। हार्डियन की क्लासिफिकेशन जब इसका करते हैं तो हार्डियन का जिसको शॉर्ट फॉर्म एटॉमिसिटी फॉर्म H2, और जब इसकी समानताएं की बात करते हैं या हार्डियन की बात करते हैं तो हार्डियन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हमने जिक्र मतलब इसकी समानताएं जब क्षार धातु के साथ और क्षारीय मृदा धातु के साथ इसकी समानताओं का जिक्र किया गया था। मतलब ये देखा गया था कि हार्डियन जो है इस ब्लॉक के कितने मेटल्स के साथ मतलब कि बिहेवियर मतलब इसके शो करते हैं कि कैसे क्या रीजन है इसका इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप्स के साथ में, है ना। मतलब ये चीज कंफर्म है कि हार्डियन को जो है इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप्स में रखा गया है कि, और ये भी जानते हैं इस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइलिन मेटल्स, दैट इज ऑफ द एक क्षारीय धातु होती है। इसके जस्ट बगल जो एक ग्रुप होता है जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, मतलब 2 ग्रुप नंबर 2 होता है जिसको आप बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, है ना। एक ही चीज हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, एल्काइलिन मेटल्स एंड एल्काइलिन अर्थ मेटल्स पर डिफरेंस पूछा जा सकता है ना। मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्काइलिन मेटल्स एंड एल्काइलिन अर्थ मेटल्स, दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मैक्सिमम किसका होगा, फर्स्ट ग्रुप का। क्लियर। अब फर्स्ट ग्रुप में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा पाया जाता है, मतलब इनमें से भी जो होता है सोडियम एंड पोटेशियम ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम को एक्टिव मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सक्रिय धातुओं के नाम से जाना जाता है। जब आपसे कोई पूछे सक्रिय धातु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, आप क्या बोलेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम बोलेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम को क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेयर में तुरंत रिएक्ट कर लेता है। क्लियर। इसीलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये पॉइंट्स हम लोगों ने कंप्लीट। लेकिन इसकी जो मतलब कि एस ब्लॉक के जब हार्डियन की जब इसको कंपेयर किया गया एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप्स के साथ में, तो देखा गया कि जैसा बिहेवियर लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीजियम का था वैसा ही बिहेवियर हार्डियन का भी था। मतलब कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सभी कैटायन चार्ज शो करते हैं। इसी प्रकार मतलब कि है हार्डियन भी क्या है, हार्डियन पर प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग जब आगे की तरफ पढ़ते हैं जिसमें जिक्र किया गया था क्या,
जिसमें जिक्र किया गया था कि हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन के साथ इसको कंपेयर किया था, तो जब वहां पर कंपेयर किया था तो हमने देखा था कि इसकी सारी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ में मैच कर रही है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन में थे जो नहीं मैच कर रहे थे, जिसमें से हम जिक्र कर सकते हैं जो कुछ कैरेक्टर्स के मैच कर रहे थे, जैसे बोल सकते हैं कोई पॉइंट्स बताइए आपको कि हाइड्रोजन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज पर प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन पर भी माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अपना रखता है। मतलब कि एक चीज यहाँ पर हमने कंफर्मेशन किया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की या इलेक्ट्रॉन ऐसा सिस्टम क्या है, इसके पीछे एक ही वजह है, सभी स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबल होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, कोई शेयरिंग करता है, यही सारे रीजन होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होते हैं? 2। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। जब आपके माइंड से कभी बात उतरे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था मास्टर क्लास में हम लोग स्पीड पे डायरेक्टली सारी चीजों को समझते चलेंगे स्पीड में, ठीक है ना। जहां नहीं समझ आएगा बेशक बेचक बेधड़क होके बोल दीजिएगा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं, समझना है, चीज को कंठस्थ कर लीजिएगा। मतलब फिर हम लोग जब आगे की तरफ गए तो वहां पर हमने देखा कि जो हाइड्रोजन होता है उस पर -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया कि ये इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 7। अगर ये बात आपके माइंड से कभी भी उतर जाए तो आप अपना माइंड ले जाइएगा जस्ट ग्रुप्स के पास में, क्योंकि हमने आपको एक बात बताई थी, ग्रुप से नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट प्रेजेंट ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर। मतलब कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जितने उनके ग्रुप्स नंबर होते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन की कंपेयर करें, हाइड्रोजन से रिलेटेड बात करेंगे, तो जब हाइड्रोजन की बात की गई तो इसके पास से इनमें से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया तो इनके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितने प्रेजेंट होते हैं? 7। मतलब 7 का मतलब कंफर्म हो गया ये ग्रुप नंबर किसका है? 7। मतलब कि और ये भी चीज हम लोग जानते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये चीज कंफर्म हो गया ना कि हमको ये कंफर्म करना हो कि किस ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो हम उसके आउटर मोस्ट से पता कर लेते हैं। जैसे आपसे कोई जिक्र करे कि एर्थ ए ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे एर्थ ए ग्रुप्स में, जैसे आपसे कोई पूछे कि एर्थ ए ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितने प्रेजेंट होंगे? आप बोलिएगा एर्थ, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले चीज समझ चुके हैं कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट सेलिंग प्रेजेंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर। आपको ये चीज पहले से पता हो गई है कि किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो उनके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने उनके समूहों की संख्या होती है। क्लियर। ये चीज सभी लोगों को पता हो गई ना। अच्छा, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंसी जितने अपने एक दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। डिफरेंस इस पॉइंट को मैं आप अगले लेक्चर में बताइएगा, मैं इसको भी समझा दूंगा, अगर नहीं समझा होगा वैलेंस एंड वैलेंसी दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब पॉइंट में चलते हैं आगे की तरफ। एक चीज कंठस्थ कर लीजिएगा यहाँ पर कि जितने भी हम लोग के एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिल्कुल शालीनता के साथ, बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्रेश करके अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा हर एक चीज को। प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है। जैसे आप मूवी देखते हो, है ना, तो मूवी जब देखते हो तो माइंड फ्री, बिल्कुल से टेंशन फ्री होके आप मूवी देखते हो। जब आपसे मूवी देखने के बाद जब आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि ये बताइए मूवी में कहाँ कैसे क्या हुआ, तो मेरी समझ से आप मूवी में कोई एक से एक ऐसी पोजीशन आप बता सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ सारी कंठस्थ हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये होता है जब आप मूवी देखते हो तो टेंशन फ्री होकर देखते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता कि इसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तीसरा पॉइंट, आप ये सोच, आप जो है बिल्कुल से इतना, मतलब कि एक प्रकार से टेंशन फ्री का मतलब ये है कि किसी प्रकार के आपके माइंड में अदर क्वेश्चंस नहीं आता है, बिल्कुल माइंड फ्री कर दो। वैसे ही आप जब पढ़ाई करने बैठो तो टेंशन फ्री हो गई। ये ना सोचो क्या चीज़ कैसे क्या क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आप अपने अंदर मत बनाओ, जिज्ञासा लाओ। जब आप मूवी देखते हो जिज्ञासा रखते हो अपने अंदर, क्वेश्चन थोड़ी बनाते हो, आप जिज्ञासा रखते हो कहाँ ये चीज़ अब आगे क्या हुआ। तो वैसे ही आप जब पढ़ने बैठो तो ये जिज्ञासा रखो कि अब अगले टॉपिक में क्या इंटरेस्टेड पॉइंट है, तो इससे आपको और अच्छा बेहतर समझ में आएगा, है ना। इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए पढ़ाई में। जितनी देर पढ़ाई करो मन लगा के पढ़ाई करो, अन्यथा अपना घूमो टहलो, है ना, घूमना भी जरूरी है। चलिए अच्छा, तो हम बात करते हैं कि जैसे अब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करें कि जितने भी एलिमेंट्स से प्रेजेंट होते हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आप करते हो तो उनके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर से ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जिस किस में होता है, जिस सबसेल में होता है, उस सबसेल से हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये किस ब्लॉक का है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि फिर से समझिएगा,
किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर उनके आउटर मोशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये किस ग्रुप का है। क्लियर, इस सबसेल में कुछ को, और जैसे और दूसरी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रेजेंट होता है उस सबसेल से हमको इन्फॉर्मेशन कौन सी मिलती है, ब्लॉक मिलती है, क्योंकि है ना। और ब्लॉक सबसेल टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए ब्लॉक में टोटल कितने हैं, 4 होते हैं। और सबसेल कौन कौन से हैं, एस एंड एफ, तो ब्लॉक भी आगे बात सुने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आप इनको जिक्र करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इसको आप बोलते हो क्या, एसपीडी एंड एफ बोलते हो, एसपीडी एंड एफ बोलते हो। लेकिन जब आप इसको ब्लॉक के फॉर्म में, जब आप इसको आपसे पूछा जाता है कि ये किस ब्लॉक का है, तो आप वहां पर एस को ही क्या बोलते हो, आप ब्लॉक बोलते हो, एस ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, है ना। आप लोग के दिमाग में चीज तो कंठस्थ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या कि जो है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उनके प्रॉपर्टीज के बिहेव पर रखा गया है, प्रॉपर्टीज के बिहेव पर रखा गया है। हम किसी भी एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के डी में नहीं रख सकते, डी को एफ में नहीं रख सकते हैं। और मतलब कि ना तो हम ब्लॉक को, एक ब्लॉक के एलिमेंट्स को दूसरे ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, उनको सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया है। वैसे ही जैसे आप है ना इस क्लास में हो तो इसी क्लास में अपने स्कूल में जाके बैठते हो, ना कि किसी अदर क्लास में जाके बैठते हो। ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। सेम वही बात है, कहने मतलब कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उनका पहले रिसर्च किया गया है ना, कंफर्मेशन किया गया, तब उनको एक साथ में रखा गया है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके लक्षण आपस में मिलते जुलते थे, इसलिए उनको एक साथ में रख दिया गया। अब छोटा सा एग्जांपल हम लोग जैसे कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल में देखो, फ्रेंड सर्कल में आप उसी के साथ उठते बैठते बोलते बतलाते हो, है ना, जिससे आपका मीन से केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा मैच करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं कि आप जैसे दिखते हो वैसे नहीं, आपकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब आपकी आदतें आपकी जिससे मैच करती है, आप उन्हीं से बोलते बतलाते हो, है ना। सेम वैसे ही, ये नहीं कि मान मतलब ये एलिमेंट्स का कलर ऐसा है तो ये भी कलर इसको एक साथ, ना कलर से नहीं पता, फिजिकल प्रॉपर्टी से नहीं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है। मतलब कि तत्वों के जितने भी होते हैं, और एक चीज बताया गया कि जितने भी तत्व होते हैं उनको प्रमाण क्रमांक की आवर्ती फलन रखा गया था, ये बात तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, है ना। तो इस चैप्टर में हमने एक चीज ये भी देखा था कि इसमें हमने देखा कि कुछ अपवाद थे। अपवाद का मतलब कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को कुछ दोष बना के तैयार कर दिए गए थे, है ना। तो दोष क्या थे कि नोबल गैसेस के लिए अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव ने जगह नहीं दिया था, तो एक जीरो ग्रुप बना के रख दिया गया था जिसको बोला गया इनर्ट गैसेस, या बोला गया रेयर गैसेस, या बोला गया नोबल गैसेस, रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस, है ना। इनर्ट क्यों कब बोला गया, क्योंकि मतलब कि जो है ये इनर्ट मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जो होता है इस रेयर गैसेस मतलब पृथ्वी पर पाए जाने की संभावना की बहुत कम, नोबल गैसेस मतलब ये पृथ्वी पर कुछ पाए जाने लगी, है ना, कुछ रीजन इसको रिसर्च में आने लगे। और एक चीज इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है कुछ ओनली जेनॉन, जेनॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड वगैरह बनाता है, कैसे क्या बनाता है ये चीज में पढ़ूंगा, सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे। अब जब बात करते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ पढ़ते हैं, तो जैसे अब जिक्र किया गया कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब इसका कंपेयर करेंगे हम हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एल्काइल मेटल्स एंड हाइड्रोजन के साथ में हमने देखा था कई सारे कंपाउंड्स हाइड्रोजन एल्काइल मेटल्स बना रहे थे तो हाइड्रोजन भी बना रहा था, और कई सारे कंपाउंड्स हाइड्रोजन बना रहा था तो हाइड्रोजन भी बना रहा था। तो इसीलिए हाइड्रोजन को दोनों जगह पे मतलब अब दोनों जगह पे रखा गया, मतलब इसका स्थान क्या है, अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन पर इसीलिए कैटायन चार्ज एंड एनायन चार्ज होता है, क्योंकि इसका बिहेवियर टू टाइप्स होता है, एक एल्काइल मेटल्स के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग होता है। आगे बात सुनिए, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा, तो इस आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट थे, कुछ आप लोग पूछोगे, कुछ पूछोगे हाइड्रोजन से? आइसोटोप्स वगैरह तो सभी को पता ही है ना, चलिए, है ना, जिक्र जल्दी से भी कर लेते हैं। आइसोटोप्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के जब आइसोटोप्स की बात की जाती है, तो जब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात आएगी तो हाइड्रोजन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब इनके आइसोटोप्स तो होते कई सारे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते कितने स्टेबल फॉर्म में, 3 प्रोटियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1H1 1H3 हो गया ना, क्लियर हो गया। अच्छा, इसे 1H1 को कुछ और भी कहा जाता है, शायद इसको किसी अदर नेम से भी बोला गया था, हल्की हाइड्रोजन कुछ बोला गया है ना, लाइटली हाइड्रोजन होती है। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो होता है सेकंड क्या होता है, हैवी मतलब कि भारी हाइड्रोजन, है ना। और लास्ट में होता है ट्राइटियम, है ना, ट्राइटियम होता है, सभी क्लियर हो गई ना। मतलब कि जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, मतलब कि हाइड्रोजन के जब आइसोटोप्स की बात आएगी, पहली चीज तो ये समझेंगे आइसोटोप्स होता क्या है। आइसोटोप्स क्या है,
बताइए जल्दी से। आइसोटोप से क्या होता है? एक होता है, मतलब ऐसे तत्व परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, किंतु उनके परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होती है ना, मतलब कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इक्वल बट एटॉमिक वेट डिफरेंट, तो दैट इज आइसोटोप्स। टोप्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आइसो मतलब समान, मतलब कि उनके इलेक्ट्रॉन्स नंबर अगर समान होंगे तो आइसोटोप्स होंगे। आइसोबार्स का मतलब, बार्स मतलब वेट, जिनके वेट समान होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर इक्वल नहीं होंगे तो आइसोबार्स। आगे बात सुनिए, मतलब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो आइसोटोप्स में एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है 1H1 1H2। हां, आप जैसे इसमें देखते हो जैसे हमने दिया 1H1, दूसरा क्या है 1H2, फिर क्या है 1H3। आपने देखा कि सभी में एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है ना, इक्वल है ना, लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंस क्या है? तो आप इस कंडीशन में ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे आप? आइसोटोप। क्या बोलेंगे आप? आइसोटोप। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस किया, सीखा आप लोगों ने, क्या चीज? कि हमने एक ही सीखा कि जो आइसोटोप्स की बात आती है तो आइसोटोप्स जो होता है ये पेरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर होता है ना। आइसोटोप्स क्या होता है? ये पेरियोडिक टेबल में किसी एक ही स्थान पे होता है, उसी के कई सारे रूप होते हैं, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जो आइसोबार्स होते हैं वो पेरियोडिक टेबल में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग कहीं ग्रुप में हो सकते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं आइसोबार्स में, फिर से एक बात समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है? आइसोटोप्स का मतलब ये होगा कि उनको किसी एक ही किसी ब्लॉक के किसी ग्रुप के होंगे, है ना। मीन से आइसोटोप्स का हो सकता है, मतलब कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, तो इन्हीं के एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट, है ना। लेकिन जो आइसोबार्स होता है वो किसी भी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप का हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल में किसका जिक्र करते हैं? कैल्शियम हो गया, चलिए पोटेशियम हो गया, और कैल्शियम हो गया, आर्गन हो गया। अब इनका इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40। इसका देखिए, इसका भी 40। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है इसका। इसको इस तरह लिखो ना, क्रम में लिखो। ये आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, एंड इसका कितना होता है? 18। इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? 20। और एटॉमिक वेट क्या होता है? 40। आर्गन का कितना? 40। पोटेशियम का 40। कैल्शियम का 40। सभी का 40 है ना। कंफर्म हो गया ना। मतलब एक चीज कंफर्म किया हमने, देखा कि अब इस आर्गन को कहां पर रखा गया है? पी ब्लॉक के 0। इस पोटेशियम को कहां रखा गया है? एस ब्लॉक के फर्स्ट में रखा गया है। इसे कहां रखा गया है? तो आपने क्या चीज नोटिस किया कि जो आइसोबार्स के एग्जांपल्स होते हैं ये जो होते हैं पेरियोडिक टेबल में किसी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं, डिफरेंस होते हैं, इनकी पोजीशन एक जगह नहीं होती। ये बात कंटेस्ट हो गई ना। अच्छा, तो एक चीज हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे एलोट्रॉपी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्रों की बात चल रही थी, हमने वहां पर आपको जिक्र किया था आर्थो एंड पैरा का भी जिक्र हुआ था, जिसमें आप कह सकते हो इंट्रामोलिकुलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर बताया गया था ना। और इसमें केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था HF के जो होता है ना। अच्छा, जब बात F की आती है तो एक याद आ जाती है इसकी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जब आपसे कोई पूछेगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि खासतौर से कंडीशन वालों के लिए प्लस पॉइंट है कि ये जो सबसे अधिकतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स क्या होता है? फ्लोरीन। इस बात को याद रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ये जो फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने इसमें ज्यादा होती है। क्या रीजन होता है? जब हम लोग पर्सनली इसके बारे में पढ़ेंगे तो विधिवत में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जिक्र आ गया था F का, इसलिए बताया गया। कंफर्म हो गया ना? क्लियर? चलिए, अच्छा, ये चीज कंफर्म हो गया, सभी लोग बताइए कंफर्म हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं। और फिर जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते थे तो हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की सेम होती थी, और जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती थी? सेम होती थी। मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया था ना आर्थो पैरा का, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, तो हमने आपसे वहां पर क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि जैसे रोटेट कर रहे हैं, जैसे ये गया तो रोटेट करेगा, कंडीशन क्या जाएगा? एक ही, है ना। मतलब कंडीशंस क्या बताया गया था? जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे सेंटर में क्या था आपका? नाभिक था, न्यूक्लियस, और जो कि पता है न्यूक्लियस जो होते हैं मतलब कि N+P दैट इज न्यूक्लियॉन्स, है ना। न्यूक्लियॉन्स दैट इज बोले तो हम लोग बोलते हैं इसके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। आपसे पूछे कि न्यूक्लियॉन्स कहां प्रेजेंट होता है तो आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना।
न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर? आप इस बात को घर पर जब नोट्स बनाया कीजिए, ऑनलाइन वाले भैया आप भी ध्यान दे कीजिए कि जब आप नोट्स बनाए तो इस चीज को ध्यान रखें कि आप ऐसे बनाए, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक को तो आप हिंदी हो गई, तो न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होता है। नहीं तो आप ये चीज अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो आप बोल सकते हो क्या न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, दोनों के देखिए मैच कर रहे हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। क्लियर? क्वेश्चन जब आता है पॉलिटेक्निक के आईटीआई वगैरह में तो वो ऐसे पूछते हैं कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, कई टाइप से पूछते हैं। तो अगर न्यूक्लियॉन्स दिया गया तो वो ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस अदर कुछ, या ओनली न्यूट्रॉन्स या ओनली प्रोटॉन्स, या कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स प्लस प्रोटॉन, है ना? या कह देंगे या कहीं अदर टाइप से लिखे, या लिखने में आएगा तो न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, कि न्यूक्लियॉन्स होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा, तो आप न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लगाएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और ये एक स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। वहां पर ये भी पूछ सकते हैं ये पार्टिकल कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे स्टेबल पार्टिकल होते हैं। स्टेबल पार्टिकल की जब बात आती है तो रीजन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टेबल पार्टिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल जो होते हैं स्टेबल पार्टिकल होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने छोटे पर पढ़ा था क्या कि जो एटम बनते हैं, जो परमाणु बनते हैं, ये स्टेबल पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं उनसे एटम मिलकर बनता नहीं है ना? किसी अच्छी क्लास का निर्माण अच्छे स्टूडेंट से, स्टेबल स्टूडेंट से हो सकता है, अनस्टेबल से नहीं हो सकता है ना? नहीं तो वायरस पेंट्री हम कहीं दे देते भी, बात समझ रहे होंगे मेरी। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि ये चीज कंफर्मेशन है कि जो अब लेकिन बात आती है कि अनस्टेबल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो अनस्टेबल पार्टिकल का मतलब होता है जैसे न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, मेसन, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? आपको बताया गया होगा कि जो अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं कौन से, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, है ना, मेसन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बात करते हैं जो स्टेबल पार्टिकल होते हैं तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और जो एक आपका नेगेटिव चार्ज वाला होता है पार्टिकल जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हो, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता रहता है। आगे बात समझे? क्लियर? तो हाइड्रोजन चैप्टर में ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा था, और भी कई सारी चीजें थी जिसमें रिएक्शंस कई सारी थी, तो रिएक्शन भी शायद सभी समझ में आ गई होंगी। कई ऐसे डिफरेंस पॉइंट थे जिसकी स्टोरी भी थोड़ा समझाई गई थी, है ना? तो हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी हर चीज को कवर करेंगे, तो कोई रिएक्शन से जो दिक्कत की गई हो, न समझ आया हो आपको, वहां पर जल्दी से पूछ सकते हैं। समझ सभी लोग को आ गए हैं? सभी लोग कंफर्म है? क्लियर है? कंठस्थ कर लिया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब उसके बाद फिर हम लोगों ने जब हाइड्रोजन की समानताएं वगैरह देख ली, उसमें कई सारे डिफरेंस थे। अच्छा, H2O के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। H2O जो होता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है इसको जिसमें घोलोगे तो उसी में घुल जाता है, अपने फॉर्म को, अपने रंग को उसी में चेंज कर देता है। ऐसा है कि नहीं है? ये उसी में क्या कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बहुत अच्छा ही विलायक माना जाता है, विलायक होता है। और एक चीज याद रखिएगा, एक दैट इसको बोल सकते हैं एम्फोटेरिक कंडीशन। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एम्फोटेरिक मींस एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जब एसिड मतलब कि H2O की बात करता हूं, देखिए इस लेक्चर में आपको पर्सनली सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज बताई जा रही हैं, एक सीरियस होकर सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? लेक्चर को देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा इस चीज। और यदि लेक्चर देखते समय कोई बात या कोई सेंटेंस से नहीं बात समझ आती तो आप कमेंट करके पूछा जरूर कीजिए, है ना? कंफर्मेशन होता है इस चीज से। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं, हमने कहा जो H2O बात आती है, तो H2O क्या होता है, जिसकी खोज इसमें क्या होता है, एम्फोटेरिक कंडीशन होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक तो ये एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक एंड बेसिक नेचर मतलब कि प्रूफ करेंगे रिएक्शन के थ्रू, बोलेंगे H2O और प्लस H2O, तो किसको क्या जाएगा इसमें ला लिए, ये जाएगा H3O और प्लस बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोनियम आयन का बनना मींस ये देखिए H2AB, ये आपका एसिड नेचर, ये आपका बेसिक नेचर, दैट इज आपका हाइड्रोनियम आयन। और ये जो आपका OH आयन है, ये क्या हाइड्रोक्सिल
आयन, हाइड्रोक्सिल आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हमने देखा। अच्छा एक चीज हम लोग को यही पता है कि H2O जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, कंफर्म हो गया ना। ये ऑर्डरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है, होता है ना कि टेस्ट होता है इसमें क्या है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, जैसे आप मैं टेस्ट की बात करता हूँ, है ना, कहीं कहीं का पानी आप क्या बोलते हो, ये पानी बड़ा मीठा है, ये पानी बड़ा नमकीन है, ये पानी बड़ा ऐसा है, ये पानी बड़ा वैसा है, क्योंकि दैट इज इसमें करेक्टर है यूनिवर्सल। इसको जिसमें डालोगे वैसा भूल जाए। बात तो समझिएगा। जैसे देखिए कि नदी का, झरने का पानी देखो, नदी का पानी वहाँ कैसा होता है, खारा होता है। खारा मतलब कि बल्कि मीन्स पानी पीते रहोगे प्यास बुझेगी नहीं, खारा होता है, मतलब कि उसमें थोड़ा नमकीन टाइप का लगता है। तो रीजन क्या है, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्ट या खारापन क्यों होता है, नमकीनपन क्यों होता है, उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स, खारा पानी। तो खारा पानी मतलब उसमें जो होता है क्योंकि अनप्योर्ड सब्सटेंस या कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जो है तो उसमें प्रेजेंट होती है ना। इस बिहेव पर जो है वो अपने फॉर्म को, अपने टेस्ट को चेंज कर देता है। बात समझ आ गई ना। और एक चीज ये भी बताया गया था कि जो वाटर होता है, वाटर के प्यूरिफिकेशन किया जाए क्लोरीन वगैरह से के थ्रू करते थे, है ना, या आरओ के थ्रू हम लोग आरओ का पानी भी लोग अक्सर पीते हैं। तो वहां पर ये भी तो बताया गया था कि जो H2O होता है, H2O जो होता है इसको घरों पर देखो भाई क्या करते हैं कि इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं, पानी को बॉयल कर लेते हैं। पानी को जैसे बॉयल करेंगे तो क्या होता है कि आप देखते होंगे उसमें, हाँ है ना, बॉटम में जो है किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, मतलब नीचे बॉटम में क्या है, बैठ जाता है, जिसको बोलते हैं अनप्योर्ड सब्सटेंस, है ना। अनप्योर्ड सब्सटेंस वो अशुद्धियां होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है वो। तो इसीलिए मतलब जो वाटर होता है, वाटर में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अच्छा ये भी हम लोग पता है कि हम लोग के बॉडी में जो वाटर कितने % होता है, मैक्सिमम, मतलब कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड होता है कि वाटर होता है। किसी के बॉडी में ब्लड तो नहीं होता है, नहीं समझते सभी के, है ना। मतलब जो है बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी को आपने ध्यान दिया होगा, अब H2O और क्या हम H2O के बिना हम जीवन जी सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या प्लांट जो अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, हम लोग तो पकाते हैं, तैयार तो है ना, बनाते तो है, तैयार हम लोग करते हैं, पकाते हम लोग हैं, है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि क्या वाटर के बिना जीवन संभव नहीं, चाहे मतलब कि हम लोगों में हो, मतलब कि चाहे मतलब कि जीवों में हो, चाहे पेड़ पौधों में हो, है ना, किसी में मतलब कि वाटर के बिना जीवन संभव नहीं है। ये चीज कंफर्म हो गया था। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, H2O जो होता है, H2O का जब स्ट्रक्चर बनाते थे इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब किस पे बॉन्ड नेचर कौन सा होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नेचर प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नेचर प्रेजेंट होता है। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए सबको, क्लियर हो गया ना। और क्या क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे जल्दी से कुछ, जो ना समझ में आया हो, सभी लोग समझ में आ गया, कंफर्म हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सारे पॉइंट्स जो है हम लोग के यहाँ पर क्लियर हो गए थे, सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था। सारे पॉइंट्स समझ में आ गए सभी लोगों को, क्लियर हो गए ना। तो ये चीज कंफर्म हो गया ना सभी लोगों को। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं सभी पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, और आपके टेस्ट में कैसे क्या है ध्यान दीजिएगा। आप वाटर मॉलिक्यूल्स को भी दोस्त अच्छे समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा, ठीक है। आप हाइड्रोजन चैप्टर को पढ़िएगा और हाइड्रोजन से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़िएगा, और बिल्कुल शालीनता के साथ बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाइएगा। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में जितना है वो सारे चीज पॉइंट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन करो। तो प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन किया जाता है ना। आप ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक अपनी प्रॉब्लम को आप नहीं बताओगे कि पढ़ाई में मीन्स से हमारे सब्जेक्ट में इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, तब तक हम कैसे कंफर्मेशन कर पाएंगे। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके अंदर वीकनेस है मैं उसको दूर कर सकूं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो लाइव क्लासेस में सबसे प्लस पॉइंट तो ये करूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग क्या आगे की प्रिपरेशन जो है और बेहतरीन हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि केमिस्ट्री में आपके जबरदस्त मार्क्स आए, है ना। और मार्क्स तो अपनी जगह है बट नॉलेज
अपनी जगह। नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल से वे सभी लोग जुड़ सकते हैं जिनकी भी केमिस्ट्री बिल्कुल से वीक है और या जिनको मीन्स से केमिस्ट्री में इंटरेस्ट और बेहतरीन लाना है, तो चैनल से आप जुड़िए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से सारे पॉइंट्स आप लोगों के कन्फर्मेशन हो गए हैं। अब एक बार रफली थोड़ा मैं इससे बड़ी स्पीड में बहुत ही क्विक मास्टर क्लास में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी पॉइंट्स आप लोग पढ़ते हो हर चैप्टर में, आप जो भी चैप्टर पढ़ो तो हर चैप्टर में ये चीज़ देखो कि उस चैप्टर का नाम क्या है। आप जब उस चैप्टर का नाम देखो तो उस चैप्टर के नाम को 3 से 4 5 से 6 बार पढ़ो, फिर उसमें नोटिस करो उस वही चैप्टर के नेम से कन्फर्मेशन हो जाता है कि उस चैप्टर में आप पढ़ना क्या चाहते हो। गलतियाँ हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर का नाम छोड़ो, हेडिंग पे चैप्टर पे मतलब उसमें जितनी हेडिंग है उसको पढ़ने लगते हैं, या हम लोग ध्यान नहीं देते कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर के नाम को आप कई बार पढ़ो, क्योंकि चैप्टर का जो नाम होता है उसी पर उस चैप्टर में जितनी हेडिंग होती है वो डिपेंड होती है। आप चैप्टर के नाम को जब कई बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगा कि इस चैप्टर में हमको ये मतलब कितनी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है या इससे रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है ना। सेम ही इमेज आपको अपने माइंड में बना के रखना है नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि हेडिंग जो है, हेडिंग कई बार आप पढ़ो, फिर उस हेडिंग से पता चल जाता है कि इस हेडिंग में मतलब इस हेडिंग में जितनी डिफिनीशन ये क्या बताने वाली है, फिर उसमें एक तो सेंटेंस को पेंसिल से या किसी चीज़ से अंडरलाइन कर लो, वही मेन पॉइंट्स होता है। हर चैप्टर में हर हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर हेडिंग में हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये फार्मूला जिस दिन आप अपनी लाइफ में उतार लोगे उस दिन सक्सेस हो जाओगे। मतलब हर चैप्टर, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है और हर चैप्टर में हर हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर हेडिंग में हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती। जिस दिन अपनी लाइफ में ये चीज आप फॉलो कर ले गए उस दिन आप सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ गए, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना सारे चैप्टर पकड़ ले बैठे या सारी हेडिंग की एक लाइन तोता जैसे पढ़ लेते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि हर चैप्टर में हर एक हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है और हर हेडिंग में एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना। तो उसमें से देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उस कोटेशन जिसको बोलते हैं कोटेशन, उस कोटेशन को आप समझ जाओ कि इस हेडिंग में ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बात बताई जा रही है, वही कोटेशन है। जिससे रिलेटेड बात बताई जाए वही कोटेशन मान लो, फिर अपने अकॉर्डिंग लिख डालो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लिखते रहोगे। हमेशा जब आप हेडिंग पढ़ो किसी में, मैं ओनली केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट की बात यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप जब पढ़ो खासतौर से साइंस साइड के सब्जेक्ट में, तो ये बात समझो कि उस हेडिंग में क्या चीज़ कही जा रही है, किसके बारे में कही जा रही है। बस जिसके बारे में कही जा रही है तो उसी को एक कोटेशन मान लो, फिर आपको उसको आप उस हेडिंग में अपने अकॉर्डिंग से लिखो। आप गलती क्या करते हो कि आप हेडिंग पर ध्यान नहीं देते हो, जो जैसे लिखाता है जहां जैसे पाते हो वैसे लिख लेते हो। आप नोटिस नहीं करते हो कि इस हेडिंग में इंपॉर्टेंस रिलेटेड चीज क्या है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप, क्योंकि आप एच यूनिक सर्जन केमिस्ट्री के परिवार से जुड़े हो, तो आपके अंदर से वीकनेस को दूर करना है। तो आप जब पढ़ो तो इस चीज को नोटिस करो कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो या किसी भी हेडिंग को पढ़ो तो उसमें देखो क्या चीज कह रहा है। ये समझो वो चैप्टर, वो हेडिंग एक पर्सन है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। फिर समझो वो हेडिंग क्या कह रहा है, उस पे से मेन पॉइंट्स क्या है वो सेंटेंस पकड़ लो। जैसे आप जब आपस में किसी से बातचीत करते हो ना, तो किसी की शब्दों पे बड़ा ध्यान देते हो, तो वैसे ही जब आप चैप्टर पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, तो उससे हर एक लाइन के हर एक शब्द पे ध्यान दो। जैसे आप हर एक व्यक्ति की किसी एक बात पर बड़ा ध्यान देते हो, नोटिस करते हो ना, वैसे ही ये आदत आप अपनी पढ़ाई पे जिस दिन उतार लोगे, सेम आपके अंदर पढ़ने की ललक आ जाएगी। क्लियर? तो ध्यान रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट्स करके भी आप बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहेंगे।